Hello, my dear student. Welcome to the channel series of General Science MCQ. This is set ई CGPTTM का एग्ज़ाम अब बहुत ही पास है। हार्डली आपके 4 डेज़ बचे हुए हैं अगर हम कल से काउंट करते हैं तो। और आपकी प्रिपरेशन भी जनरल साइंस की उतनी अच्छी हो गई होगी। आई होप आपने मेरे तीनों जो नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वो बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे और आपसे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। इस चैनल के अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो। एनसीईआरटी के बाहर से भी आज तक तो यूपीएससी में भी नहीं पूछा गया, मतलब कर करंट अफेयर्स हटा देते हैं तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। जितना अभी तक आपने पेपर देख लिया है, अगर एक बार देखकर और पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा लिया है, चाहे एनटीए कराए चाहे कोई भी कराए, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़े नए और यूनिक क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं सेट ई में। थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो इसको जरूर लास्ट तक देखना। मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट सीरीज होगी। इसके बाद मैं एक आपका रिवीजन कराऊंगी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। जो वर्किंग हैं, जो भी स्टूडेंट्स या जिनके पास बिल्कुल कम समय बचा है, तो एटलीस्ट वो उतनी वीडियो को, मैराथन क्लास भी उनको अगर भारी लग रही है तो एक छोटी सी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। कोशिश करूंगी ड्यूरेशन 1 आवर का हो, जिसमें मैं प्रॉपर रिवाइज की रहूंगी जनरल साइंस को। उस वीडियो को जरूर देखकर चले जाना। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हेन यू रब द बैक ऑफ द प्लास्टिक पेन इन योर हेयर, ब्रिंग इट नियर टू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इट अट्रैक्ट्स द पेपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। तो आप देखते हो कि जो पेन होता है और जो आपका हेयर होता है, जब आप उसको हल्का सा भी रब करते हैं या पास लाते हैं तो वहाँ पर एक चार्ज आ जाता है। एक पे प्लस चार्ज, एक पे निगेटिव चार्ज। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर है और यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर पर है, द इमेज फॉर्म्ड बाई इट एंड द ऑब्जेक्ट विल बी कितने सेंटीमीटर अपार्ट होंगे। तो अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम इसके पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर वो उसकी इमेज बनेगी। बट कह रहा है दैन ऑब्जेक्ट और जो ये इमेज है वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होंगे। तो आप दोनों को टाइम को देख लोगे, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो टोटल हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इजी इजी से क्वेश्चंस रहेंगे। डायरेक्ट आपको देखना है, टिक करना है। फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने इस वाले एमसीक्यू में थोड़े ज़्यादा डाले हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बोला था कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कम थे, तो मैं क्वेश्चंस इसके बढ़ा दी हूँ। अ गैस फिल्ड बलून मूव्स अप बिकॉज ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बलून। देखो, जो आपका बलून होता है उसमें क्या होता है, हीलियम भरा होता है। ठीक है, तो देर इज अ नो फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बलून, अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फोर्थ इज अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अपवर्ड फोर्स जो लगता है बलून में वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप ये चीज़ याद रखना कि वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे आपने कोई भी एप्पल रखा, अचानक से वो नीचे गिर जाएगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीक फोर्स होता है। मैंने अपने नोट्स में बात की थी। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं कि वीक फोर्स कौन सा है और स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है। Planet Venison is also known as pole star, morning star, star Sirius, Jupiter। तो जो आपका प्लेनेट विनस है, ये प्रिंटेड में मिस्टेक है। प्लेनेट वीनस इज ऑल्सो नोन एज, तो प्लेनेट जो आपका प्लेनेट वीनस है उसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और उसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक में मेरे को, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि कोई नया प्लेनेट तो नहीं आ गया है। द टू थर्माकोल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे बिकॉज ऑफ द फोर्स। जो दो थर्माकोल बॉल्स होते हैं और उनको अगर क्लोज रखते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों होता है? इस वजह से मैग्नेटिक हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ऑप्शन में होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन। तो अगेन आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इफ वी इंक्रीज द वाइब्रेशन एम एन ऑब्जेक्ट
the time period will be, ठीक है. If we increase the vibration then the object of the time period will be. तो अगर आप किसी भी क्या नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगे इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, ठीक है. बस इतना कॉन्सेप्ट रखना कि वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी. और ये रिलेशन आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाएगा. अगर आपको दिया रहेगा कि किसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड बताओ, तो सीरियसली आप तुरंत उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर लेना. तो यहाँ पर क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा. कहाँ है ऑप्शन, डिक्रीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है. अल्ट्रासाउंड हैज़ अ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, 20 हर्ट्ज. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, इंफ्रा 20 और यहाँ पे आता है 20 किलो हर्ट्ज. तो इसके पहले का जो आता है वो आपका इंफ्रासोनिक है और इसके बाद का जो आता है वो अल्ट्रासोनिक है और इधर इसके बाद का जो होता है वो आपका ऑडिबल और होता है. तो अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करते हैं तो अबव 20,000 हर्ट्ज इज़ योर अल्ट्रा एंड बिलो 20 हर्ट्ज इज़ योर इंफ्रासोनिक. तो इसका रेंज पूछा जा सकता है. लैक्टोबेसिलस इज एन, ठीक है, तो बैक्टीरिया, एल्गी, ऑप्शन देखिए प्रोटोजोआ और क्या है फंगी. तो ये आपका एक बैक्टीरिया है जो आपका लैक्टोबेसिलस होता है. तो ये आपका मिल्क से कर्ड में चेंज करने का काम करता है जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, लैक्टोबेसिलस इज अ बैक्टीरिया. इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड इन ह्यूमन बीइंग बाय बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस. आंसर हो जाएगा वायरस. इन्फ्लुएंजा जो होता है उसमें फीवर आना शुरू हो जाता है और ये आपका वायरस की वजह से होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नायलॉन, ऑप्शन देख लेते हैं और थोड़ा सा हैंग कर जाता है, पीवीसी, रबर, बेकेलाइट. आंसर हो जाएगा बेकेलाइट. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर आप इनको चेंज कर दो एक बार तो दोबारा आपको उस शेप में नहीं मिल पाते हैं. उसके अलावा थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो उनको उसी शेप में ले आते हो. तो जो पॉली टाइप से जो लिखे होंगे जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड और नायलॉन, रबर, ये सब आपके क्या है कि आप इनको इनकी शेप चेंज करोगे, हीट करके शेप चेंज हो जाएगी, आप इसको रीयूज़ कर सकते हो. बट बेकेलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़कर मत जाना, ठीक है, मैंने नोट्स में दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी का पार्ट है, इनको छोड़कर बिल्कुल मत जाना. पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कोक, पेट्रोल. तो पेट्रोलियम की पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोल ये तीनों ही पेट्रोलियम के पार्ट है. कोक जो है ये आपका कोल का पार्ट होता है. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. बाकी ये तीनों जो हैं वो आपके पार्ट हैं, ठीक है. थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नॉट पूछा तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी मतलब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में पूछा जाता है. रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आप, मैंने सारी टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं तो इसका आंसर बताना जरूर से. जो ट्विंकलिंग होती है वो किस वजह से होती है, रीज़न क्या है इसका. डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट इज लीस्ट ब्राइट, undergoes least deviation, has lowest velocity, give comfort to eye. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपको प्रिज्म वाला याद होगा, ये भी याद कर लेना, वेब ग्योर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेब ग्योर. तो जो आपका जो वेब ग्योर होता है इसमें क्या होता है, नीचे से शुरू करेंगे तो आर जो होती है वो कम लीस्ट डेविएट करती है, जो आपकी वेब ग्योर की जो लाइट होती है. तो जो ये आपका रेड लाइट होती है वो लीस्ट डेविएट करती है, इस वजह से इसको हम आपको एज अ सिग्नल पे हम यूज़ करते हैं. नॉट इज़ अ मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ शिप, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सोलर रेडिएशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. तो इंपॉर्टेंट है, नॉट जो होता है वो आपका शिप की स्पीड को मेजर करने का काम करता है. एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर अ वाटर, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल इज मोर विस्कस, oil does not mix with the water, surface tension of oil is much smaller than that of water. तो आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है, फोर्थ ऑप्शन. सरफेस टेंशन जो इंपॉर्टेंट होता है कि वो मिनिमम एरिया लेता है, ठीक है. तो ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर अ वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी. डीबी जो होती है ये आपका यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की.
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एम्पियर, कूलम्ब, ESU, केल्विन। तो जो आपका Q होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसको हम IT भी लिखते हैं एक तरीके से, Q जो होता है उसकी जो यूनिट होती है कूलम्ब होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब हम बोलते हैं। जैसे चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज को जो हम बोलते हैं कि कितने चार्ज हैं, तो कूलम्ब हो जाएगा। अगर करंट की बात करेंगे तो एम्पियर हो जाएगा, और टेम्परेचर की बात में तो टेम्परेचर की यूनिट आपकी केल्विन होती है। किलो वॉट आर इज़ द यूनिट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलो वॉट आर, KWH, किलो वॉट आर, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि पावर और एनर्जी में से किसी एक की होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे किलो वॉट आर आपकी पावर की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है। जितने कमेंट सेक्शन में आएंगे तो उससे मुझे समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा चल रहा है, और दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। लाइट ईयर रेफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए डियर स्टूडेंट। आप कोई भी एग्जाम देख लो जिसमें 6th 7th 8th का अगर जनरल साइंस लिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहे हैं। मतलब सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। लाइट ईयर रेफर्स टू एनर्जी, स्पीड, इंटेंसिटी, डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लाइट ईयर के नाम से, ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, याद रखना। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट, एमीटर, मैनोमीटर, स्केरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो प्रेशर की मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। जो क्वेश्चंस मैं डाल के छोड़ कर जा रही हूँ उनका क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया मेजरिंग डिवाइस का, जो ये जितने भी हैं, एमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनसे एक क्वेश्चन आना जरूर पक्का है। शॉर्ट साइट इन अ ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बाईफोकल लेंस। तो आपका शॉर्ट साइट ये आपका मायोपिया होता है। मायोपिया, इसमें क्या होता है कि सपोज ये आपकी आइज़ है और किसी ऑब्जेक्ट की अगर फ़ोटो बननी होती है, तो ये आपका जो है आपका इस पे रेटिना पे ना बन के इससे पहले बन जाता है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्ट रेटिना पर ही बने, ठीक है। तो इसके लिए जो यूज़ होता है बीच में, इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस को, ठीक है। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर की बात करते हैं तो इसमें भी आयंस होते हैं। लेमन और जूस की बात करते हैं तो ये एसिडिक नेचर का होता है। विनेगर है, ये भी आपका एसिडिक नेचर का होगा, तो ये भी आपकी कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो न्यूट्रल होता है, तो वेजिटेबल ऑयल इज अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक कैन कॉज, अर्थक्वेक के आने से क्या होता है, सुनामी, फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामी, लाइटनिंग, फ्लड। लाइटनिंग जो है, देखो 3 ऑप्शन में लाइटनिंग दे दिया, यहीं से आप इसको क्रॉस कर देना कि सुनामी जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक दिल्ली वालों ने फील किया होगा, तो कभी भी लाइटनिंग नहीं होती है। अर्थक्वेक आने पे सुनामी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। कैलोरी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 42 जूल, 4.2 जूल, 42 जूल, 0.0042। तो जो एनर्जी होती है वो आपका 4.2 जूल होती है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, अ पेंडुलम इज टेकन टू मून इट्स टाइम पीरियड। देखो पेंडुलम का जो आपका फॉर्मूला होता है 2π/√L/g। तो अब देखो, अगर हम इसको पेंडुलम को मून पर ले जा रहे हैं तो जो आपकी ग्रेविटी होगी, क्या होगी, वो जो मून पर ग्रेविटेशन होता है वो 1/6 हो जाता है। तो अगर हम जी की जगह g/6 रखेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, कंपैरिजन वाइज किया जाएगा तो टी डैश इक्वल टू क्या होगा, जो टी डैश होगा वो आपका √6 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। तो वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही, तो इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट एंड अदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दिख रहा है ना आपको, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि पेंडुलम है, पेंडुलम को अगर आप मून पर ले जाओगे, तो जब आप पेंडुलम को मून पर ले जाओगे तो जो फॉर्मूला होता है आपका टाइम पीरियड का,
उसमें क्या होता है कि आपकी लेंथ पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पे, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो आपका जी होता है, स्मॉल जी होता है। तो जब अगर आप मून पर ले जाते हो तो मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो G/6 हो जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू की 1/6 हो जाती है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो नया टाइम पीरियड आएगा वो √6 टाइम्स ज़्यादा होगा पुराने टाइम पीरियड के। नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सक्लेरेशन, मैंने आपको बता दिया, पहले ही डिस्कस कर दिया इस क्वेश्चन को। What is the use of ventrimeter? To measure subdivision of scale, to measure wavelength of radio wave, to measure friction, to measure the rate of flow of fluid. तो क्या होता है, जो आपका वेंट्रीमीटर होता है वो आपका फ्लूइड का फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है। Which among the following is measured using a vernier caliper? वर्नियर कैलिपर से क्या यूज करते हैं? टाइम, डिस्टेंस, साउंड, टेम्परेचर। तो जो आपका डायमेंशन होता है, वर्नियर जो कैलिपर्स होता है उससे हम डायमेंशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which among of the following is used to listen and record underwater sound? Altimeter, sonar, हाइड्रोफोन, रडार। एंड आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। जो हाइड्रोफोन होता है उससे आपको अंडर वाटर जो साउंड होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। Which among the following can be measured with the anemometer? Water velocity, wind velocity, relative humidity और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आंसर हो जाएगा इसका विंड वेलोसिटी। जो विंड वेलोसिटी होती है उसको हम एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है ये। At which among the following temperatures the indicator of Celsius and Fahrenheit thermometer will show the same reading? फैक्चुअल फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको गलत मत करके आना, उस टाइम बैठ के सॉल्व भी मत करने लगना। आंसर इसका याद ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना, C/F, F-32/9, ऐसा फॉर्मूला जो है इसका सेल्सियस का, उसमें सेम रीडिंग देगा आपका, ठीक है। तो ये आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ सेल्सियस पे आपका जो रीडिंग होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का सेम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्ब्स एंड डेम्स और द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द प्लैनेट? मार्स, सैटर्न, जुपिटर एंड अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्स। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। याद रखना, जो आपका मार्स होता है वो रेड प्लैनेट होता है बिकॉज इट लुक्स रेड फ्रॉम द अर्थ। द रेडिश कलर्स कम फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड कंपाउंड दैट इज रस्ट इन द रॉक्स ऑफ मैरिटन सरफेस। तो फोर्ब्स और डेमोस जो है आपका, डेमोस ये आपके नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के, और अर्थ का जो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, वो आप मून कहोगे। एवरी किलोग्राम ऑफ सी वाटर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिजॉल्व सॉल्ट? इसका आंसर हो जाएगा 35 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको ज़्यादा आप रिसर्च पे मत जाना, सीधे आप इनको याद रख लेना। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट सो दैट द सेटिंग ऑफ द सीमेंट कैन बी फास्ट एंड सेटिंग ऑफ द सीमेंट कैन बी स्लोड। सीमेंट स्ट्रेंथ कैन बी सीमेंट एंड स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल। तो जिप्सम को ऐड ही किया जाता है कि जो सीमेंट होता है वो हमारा बहुत जल्दी ही आपका वो फास्टली जम जाता है, तो स्लो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सेटिंग ऑफ सिस्टम सीमेंट कैन बी स्लोड। नॉर्मली क्या होता है, जो सीमेंट होता है ना, जिससे आप घर बनाते हो, तो आप उसको बीच में पानी डालते हो तो वो बहुत जल्दी जम जाता है, मतलब मसाला बनाने से पहले ही जम जाता है। तो उस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम उसको जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि सो दैट हमारे पास टाइम हो छपाई करने का, जो हम घर बनाते हैं। द कलर कैरामाइन इज अ शेड ऑफ रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। आंसर हो जाएगा रेड, ठीक है, ऑप्शन ए याद रखना। नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन? 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रिया। ऑप्शन हो जाएगा सारे। जो आपका याद करो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मैंने बताया है किडनी, यूरेथ्रर और यूरेथ्रिया, ब्लैडर, ये सारे ही आपके ऑर्गन्स आपका कंबाइंड एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन? कहाँ से शुरू होता है? स्टमक, फूड, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बात करोगे तो आपका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। माउथ से आप चबाते हो, च्यू करते हो, सलाइवा मिक्स करते हो, तो जो आपका डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी? रेनल आर्टरी, रेनल वेन, बोथ ए एंड बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रेनल आर्टरी जो होती है वो आपका ब्लड को किडनी तक पहुंचाती है। In the stem of a plant, respiration and breathing take place through lenticles, stomata, rule, hair and air tube। तो आंसर हो जाएगा आपका लेंटिकल्स, ठीक है, वहाँ से आपका रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग होती है।
विच एनिमल हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हार्ट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 चैम्बर हार्ट्स किस में होते हैं? पिजन, लिजार्ड, फिश, लॉयन। तो फिश लिजार्ड जो होती है वहाँ पर इसको आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेंगे, बाकी भी सबके देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट जो आपकी लिजार्ड होती है वो आप में 3 चैम्बर्ड होते हैं। सो एक्सेप्शनल ऑफ क्रोकोडाइल विच हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ऑल द रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विद द 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो भी आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट दिखेंगे। नेम द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट? वीन, आर्टरी, कैपिलरीज, प्लेटलेट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका वीन जो होती है वो आपका ब्लड वापस हार्ट में ले जाती है, बट पल्मोनरी वीन जो होती है वो आपका एक्सेप्शनल केस होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू जाइलम, फ्लोएम और आपका कंपेनियन सेल और ट्रैकिएट। तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और जाइलम क्या होता है? वो वाटर को ऊपर तक लेकर जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के काम जरूर याद रखना। आफ्टर वाउंड और कट इन अ बॉडी ब्लड कोगुलेट्स थ्रू WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपके जो भी कट हो गया होता है उसको वाउंड करने का काम करते हैं। When blood is forced into the artery, wave-like expansion take place, is called heartbeat, pulse, flow, ticking। तो आंसर हो जाएगा पल्स। ठीक है। एनिमल विच ईट्स ओनली पार्ट प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, ओमनीवरस, कार्बीवरस। तो उसको बोलते हैं हर्बीवरस। कार्निवरस जो आपकी जानवरों को खाते से शेर हो गया, ठीक है, तो वो आपका कार्निवरस हो जाएगा। काऊ है आपका हर्बीवरस हो जाएगा। और ओमनीवरस जो दोनों होते हैं। What is the process of taking food into the body called? Digestion, assimilation, ingestion और एजिशन। आंसर हो जाएगा इंजेशन। ठीक है, जो फूड को हम अंदर लेते हैं उसको हम इंजेशन कहते हैं। फिर जब उसको हम जैसे एंजाइम उसके थ्रू उसको ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम डाइजेशन कहते हैं। फिर जब हम वो खाना हमारे ब्लड वड तक पहुंचता है उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जब एजेशन, जब वो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो अनयूज्ड होता है हमारे खाने का पार्ट, उसको हम जब बाहर निकालते हैं उसको हम एजेशन कहते हैं। The process in which the food containing large insoluble molecule is broken down into a small water soluble molecule is called digestion, absorption, ingestion, assimilation। तो मैंने आपको बताया उसको हम बोलेंगे डाइजेशन। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन। एक्सक्रेशन में क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी का टॉक्सिक वेस्ट होता है वो किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद से वो सीधे हमारा किडनी से जाकर आपका फिर आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर हो जाता है। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मज़ा आ रहा होगा। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी, जिनका जनरल साइंस में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, उनको ये क्वेश्चंस करने से समझ में आ रहा होगा कि वो पेपर में आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिजिक्स के एक आधी न्यूमेरिकल डाल सकता है जिसमें आपको एम की वैल्यू दे रखा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, फोर्स निकालने को बोल देगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस होंगे जो आप बहुत आराम से लगा सकते हो। कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहो, करंट अफेयर पढ़ते रहो और प्रिपरेशन साथ में करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट आपको आगे आने वाले एग्जाम्स की भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और CGPTTM के पेपर के प्रैक्टिस के डिस्कशन में भी पेपर के होने के बाद भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रिजल्ट्स और उसके एनालिसिस को लेकर। थैंक यू सो